हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 6। इसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। अब तक हमने इसमें पढ़ा कि अनिल, जिसकी छोटी बहन दिव्या की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती और साथ ही उसे भूख भी बहुत कम लगती है। तो वो डॉक्टर के पास दिखाने उसे लेके जाते हैं। डॉक्टर दिव्या की जांच करके कहते हैं कि लगता है उसे खून की कमी है उसके शरीर में, लेकिन पूरी तरह से जांच कराकर ही पता चलेगा। और उसके लिए जब रक्त की जांच के लिए ले जाया जाता है तो उसकी पहचान की दीदी मिलती है। वो उसे बताती है कि लगता है इसको, दिव्या को एनीमिया है, जो कि कुछ दिनों की दवाई लेने पर ठीक हो जाएगा। तो अनिल पूछता है कि एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया के बारे में बताते हुए दीदी कहती है कि एनीमिया क्या है, इसे जानने से पहले रक्त के बारे में जानना ज़रूरी है। रक्त जो है वो हमारे शरीर में लाल रंग का द्रव्य होता है और सूक्ष्मदर्शी पर देखने से पता चलता है कि उसके कई सारे उसमें कण होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो तरल पदार्थ है उसे प्लाज्मा कहते हैं और कुछ कई तरह की दूसरे कण भी होते हैं, जिन्हें कुछ लाल रक्त कण और कुछ सफ़ेद कण और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें विब्बाणु कहते हैं। और हमारे जो हड्डियां हैं शरीर में, उन्हीं में मज्जा लिक्विड होता है जिसमें रक्त के निर्माण के कारखाने हैं। और रक्त निर्माण के लिए उन कारखानों में जिस प्रकार कच्चे माल के सामान की ज़रूरत होती है कोई भी सामान बनाने के लिए, उसी तरह हमारे शरीर में जो मज्जा है उसे भी रक्त बनाने के लिए या रक्त के लाल रक्त कण बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रोटीन, विटामिन और जो लोह तत्व है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये सब हमें मिलते हैं संतुलित आहार से, जिससे हमारे शरीर में इन तत्वों की कमी ना हो, जिससे हमारे रक्त निर्माण में भी कमी ना आए। और ये सारी चीज़ें दूध, मांस, अंडा और हरी सब्जियां और फल लेने से इन कच्चे माल जिसे कहा जा सकता है उसकी ज़रूरत पूरी होती है। अब पढ़ेंगे आगे। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी ने बोला, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो अनिल पूछते हैं कि क्या इस तरह से हम पौष्टिक आहार लेने से एनीमिया से बचे रह सकते हैं? एनीमिया जो कि शरीर में लाल रक्त कणों की कमी से होता है, तो अगर हम पौष्टिक आहार लेंगे तो क्या हम एनीमिया से बच जाएंगे? तो दीदी जवाब देती है कि हाँ, कहना काफ़ी हद तक सही है, पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है, लेकिन एनीमिया जो है वो उसके होने के और भी कई कारण हैं। जैसे कि हमारे देश में मुख्य रूप से एक तो पौष्टिक आहार की कमी से होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। जब हमारे पेट में कीड़े हो जाएंगे जो कि फैलते हैं दूषित जल यानी कि गंदे पानी से, और जो गंदे हाथों से खाना बनाते हैं या गंदे हाथों से अगर हम खाना खा लेते हैं तो उसके द्वारा भी हमारे शरीर में ये गंदगी के रूप में जो गंदगी के साथ में कीड़े हमारे पेट में चले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खाना बनाने से पहले भी हाथों को अच्छे से साफ़ करें और साथ ही खाना खाने से पहले भी अपने हाथों को अच्छे से धोएं। और एक दूसरा और कारण है, वह है कि कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो ज़मीन की सतह जो होती है जिस पर हम चलते फिरते हैं उन पर अपने अंडे दे देते हैं। और ये जो अंडे होते हैं जो जिससे कीड़े उत्पन्न होने वाले होते हैं, वो लार्वा हमारे त्वचा से हमारे शरीर में चला जाता है और उससे कीड़े जो है वो हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं, आंतों में रहने लगते हैं।
और इससे बचने का एकमात्र उपाय है शौचालय के लिए, शौच जाने के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और अपने पैरों को कभी भी बिना नंगे पैर कहीं भी ना घूमें, चप्पल या जूते पहनकर रखें या अपने पैरों को समय समय पर धोते रहें, क्योंकि ये जो लार्वा है हमारे पैरों से और हमारी त्वचा से ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विब्बाणु यानी प्लेटलेट्स भी कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? जब दीदी ने रक्त की संरचना बताई थी तो उसमें 2 कण और बताए थे, सफ़ेद कण और दूसरा विब्बाणु, जो कि बिना रंग के होते हैं, जिन्हें प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो उनका भी कोई ना कोई काम होता होगा, क्योंकि लाल रक्त कण तो हमारे शरीर में सांस को, जो सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन को पूरे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो बाकी के कण हैं, इनका क्या काम है, इसके बारे में अनिल पूछता है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो जो दूसरे कण हैं सफ़ेद कण, उनके बारे में दीदी ने बताया कि एक तरह से वे वीर सिपाही की तरह हमारे शरीर में काम करते हैं। जिस तरह वीर सिपाही आक्रमणकारियों से रक्षा करता है, उसी तरह जो रक्त का वीर सिपाही है यानी सफ़ेद कण, वो हमारे शरीर में जो रोगाणु है, जो हमारे शरीर के शत्रु हैं, उनसे लड़ते हैं और उन्हें जहाँ तक कोशिश होती है वह उन्हें हमारे शरीर पर धावा नहीं बोलने देते, हमारे शरीर में हमारे शरीर के अंदर आने से रोकते हैं। और बहुत से जो रोग हो सकते हैं उन रोगाणुओं से, उनसे भी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार जो सफ़ेद रक्त कण हैं ये हमारे शरीर के वीर सिपाही की तरह कार्य करते हैं। और विब्बाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विब्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब आपकी कभी लग जाती है और खून बहता है तो थोड़ी देर के बाद में उसका बहना बंद हो जाता है और वहाँ पर एक मोटी सी परत बन जाती है जो सूखकर गहरे काले रंग की हो जाती है। इसी परत को जमाने में और रक्त को बहने से बचाने में जो विब्बाणु है वो काम करते हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, जिनका कोई भी रंग नहीं होता और उस पर जो लाल रक्त कण है वो चिपक कर उसका रंग गहरा बना देते हैं। तो इनका विब्बाणुओं का काम यह है कि जब चोट लगती है हमारे शरीर में और रक्त बहने लगता है तो उस रक्त के जमाने का काम ये विब्बाणु करते हैं। और किस तरह करते हैं ये काम? तो ये एक तरह की विशेष प्रोटीन होता है इनमें, जिसकी वजह से जहाँ पर भी कट फट जाता है, लग जाती है, वहाँ मकड़ी का जाल जैसा एक संरचना बनाकर जो रक्त है उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उस जाले में जो विब्बाणु है लाल रक्त कण वो जाकर चिपक जाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे वो चिपक कर एक मोटी परत का रूप ले लेते हैं और इस प्रकार जो कटा फटा हिस्सा है या कट जहाँ पर भी लगी है वो ठीक होने लगता है और वहाँ पर रक्त जमकर खून को बाहर निकलने से रोकता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो छोटी चोट में तो ये होता है कि थोड़ी देर बाद में घाव ठीक होने लगता है और वहाँ पर परत सूख जाती है, जो खून है वह सूख जाता है और जो लाल रक्त कण है वो जम जाते हैं, उसकी वजह से खून का बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत गहरी चोट आई हो, बहुत गहरा घाव हुआ, तब तो रक्त बहता ही जाता है, खून बहुत ज़्यादा बहता जाता है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए?
तो दीदी ने बताया कि ऐसे समय में जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के घाव हुआ है उसे हो सकता है उसे ज़रूरत पड़े चिकित्सकीय सेवा की, और हो सकता है जितनी ज़्यादा लगी है तो वहाँ पर टाँके लगाकर भी उसे ठीक करने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले तक जहाँ लगी है उसके कुछ पहले थोड़ा सा ऊपर एक साफ़ कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए। कपड़ा हमेशा साफ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर गंदा होगा कपड़ा तो घाव के संपर्क में आने से उसकी गंदगी शरीर में चली जाएगी और वो और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी शरीर को। इसलिए साफ़ कपड़े से कसकर उस हिस्से को बांध देना चाहिए, जिससे दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाएगा। और ये उस व्यक्ति के लिए थोड़ा सा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर अगर नहीं मिला या दूर हुआ डॉक्टर अस्पताल जो भी है वहाँ तक ले जाने तक तो बहुत ज़्यादा रक्त बह सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी उपाय करते हैं रक्त को रोकने का तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, लाभप्रद होगा और कम रक्त बहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा रक्त बह जाता है किसी व्यक्ति के शरीर से तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तो जब हमने पढ़ा था कि अगर किसी के बहुत ज़्यादा चोट लगी है और रक्त बहुत ज़्यादा बह गया है तो रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अनिल को जिज्ञासा हुई कि क्या किसी भी व्यक्ति को किसी का भी रक्त चढ़ाया जा सकता है अगर कमी हो जाए शरीर में तो दीदी ने बोला कि नहीं, हर किसी को हर एक का रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि रक्त के गुणों के आधार पर उनमें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है रक्त को, और जिसे ज़रूरत है रक्त की उसका जांच करने के बाद उसी के जो गुण का समूह है उसी रक्त का समूह का रक्त उसे चढ़ाया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिस रक्त समूह का व्यक्ति है उस समूह का रक्त अवेलेबल नहीं हो, मिले ही नहीं, या कोई व्यक्ति ना मिले ऐसा जिसका मैच करता हो उसका रक्त, तब ऐसे समय में क्या कर सकते हैं? ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। तो जब ऐसी आपात स्थिति होती है, इमरजेंसी होती है, जब किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत हो, खून चढ़ाने की ज़रूरत हो और उसके रिश्तेदारों से किसी से भी उसका रक्त मैच नहीं कर रहा हो, तो ऐसे में क्या किया जाए? तब अधिकतर जो बड़े अस्पताल होते हैं उन सभी में ऐसी स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, जहाँ पर सभी रक्त समूह का रक्त सुरक्षित रखा जाता है, भंडार करके रखा जाता है, और वहाँ पर रक्त की कमी ना हो, और हर जो ब्लड ग्रुप है या रक्त समूह है उसका रक्त मिलता रहे और ज़रूरतमंद के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि सभी लोग जो स्वस्थ हैं वो अपना रक्तदान करते रहें, ताकि ये जो भंडार ब्लड बैंक है रक्त का वह उसमें जो भी आपातकालीन स्थिति होती है उसके लिए अवेलेबल रहे रक्त। तब उसने पूछा अनिल ने कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो जब अनिल ने पूछा और जब उसे पता चला इस रक्त के और ब्लड बैंक जो है रक्त बैंक उसके बारे में, तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, क्या मैं भी उसके लिए रक्तदान कर सकता हूँ? तब दीदी ने बताया कि नहीं, तुम अभी छोटे हो और उसके लिए ज़रूरी है कि 18 साल के और वह भी स्वस्थ व्यक्ति वे ही रक्तदान कर सकते हैं। और
एक समय में जब रक्तदान किया जाता है तो रक्तदान करने वाले व्यक्ति के शरीर से 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर कुछ ही दिनों में इतना रक्त तो बना ही लेता है और हमारे शरीर में लगभग 5 मिलीलीटर रक्त होता है। और अगर हमारे रक्त से किसी ज़रूरतमंद की जीवन रक्षा हो सके तो ये बहुत ही अच्छा दान है और हर स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। और इसको करने से यानी रक्तदान करने से कमज़ोरी नहीं आती। ऐसा मिथक है कि रक्तदान करने से शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन दीदी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अगर थोड़ा सा रक्त हमारे शरीर से निकाला भी जाता है तो हमारा शरीर बहुत जल्द उसकी कमी पूरी कर लेता है। तब आगे अनिल कहता है कि फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने कहा, शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो जब अनिल को रक्त की संरचना और रक्त की आवश्यकता के बारे में, आपात स्थिति में ब्लड बैंकों की जो आवश्यकता है उसके बारे में पता चलता है तो वह कहता है कि मैं भी रक्तदान करूँगा। लेकिन दीदी कहती है कि वह अभी छोटा है, जब वह 18 साल का हो जाएगा और स्वस्थ रहेगा उस स्थिति में वह रक्तदान कर सकता है। तब अनिल कहता है कि बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से यानी कि हर 3 महीने के अंतराल पे रक्तदान करूँगा। तब जो डॉक्टर दीदी है उसकी शाबाशी देती है उसे और उसकी पीठ ठोकती है, यानी उसकी प्रशंसा करती है, थपथपाती उसकी पीठ। पीठ ठोकना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि प्रोत्साहन देना या शाबाशी देना किसी को किसी कार्य के लिए। तो इस प्रकार अनिल की बात सुनकर जो डॉक्टर दीदी है उसकी पीठ ठोकती है, उसे शाबाश कहती है। तो ये था हमारा पाठ रक्त और हमारा शरीर।